सारण गुरु के डिजिटल क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी आज आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी की बात कर रहा हूं और इस चैप्टर में हम लोगों ने मेंडेलियन इफ़ेक्ट की बात की और तमाम जो एक्सपेरिमेंट्स थे मेंडल ने परफॉर्म कराए और मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के साथ ही साथ हमने जो उनके एक्सेप्शंस थे एक्सपेरिमेंट्स और इन एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग मेंडल ने जो लॉज दिए, खास तौर पर लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, इन नियमों की बात की और उनके अपवाद की भी बात की है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिंग निर्धारण की, दैट्स द सेक्स डिटर्मिनेशन। निश्चित तौर पर सेक्स डिटर्मिनेशन एक बहुत ही क्यूरियस टॉपिक है, आपको समझना चाहिए, सबके लिए आवश्यक है कि क्या प्रकृति है, क्या चीजें हैं जिनकी वजह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है किसी भी जीव में, खास तौर पर मनुष्यों में और अन्य जंतुओं में। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। इसके बारे में जो बताया जा रहा है कि जीवों में लिंग निर्धारण एक जटिल आनुवंशिक प्रक्रिया है। तो आनुवंशिक प्रक्रिया है, इस बात को तो हम जान रहे हैं कि दैट इज द ट्रांसफर, हेरेडिटी से ये बिलोंग करता है। जो हेरेडिटी हमने उन लोगों ने बात की आनुवंशिकी, तो आनुवंशिकी से ये रिलेट करता है, प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग तरीकों से होती है। बस बातें यहीं पर है। जो सबसे इंटरेस्टेड टॉप इसमें बात आएगी कि कैसे अलग अलग होते हैं। अभी हम लोग जब बात करेंगे तो हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसी है, पक्षियों में कैसी है और मधुमक्खियों में कैसी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो बहुत ही मजा आएगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। इसी में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बिना बाप का बेटा कैसे पैदा हो जाता है। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें नर जो पैदा होते हैं उनके पिता नहीं होते, दादा होते हैं। इज इट क्लियर? दादा होते हैं, पापा नहीं होते। बिना बाप के बेटा पैदा हो गया। तो ये इंटरेस्टेड टॉपिक है, इस पर आते हैं हम लोग। अब ये प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, आखिर लिंग निर्धारण क्या है, इसको हम लोग समझें। लिंग निर्धारण का परिचय और महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है और महत्व क्या है। तो लिंग निर्धारण जीवों में नर और मादा के बीच अंतर करने वाली आनुवंशिक प्रक्रिया है। बायोलॉजिकली हम ये डिफाइन करते हैं कि पूरे नेचर में हमारे पास अगर जीवों को हम डिवाइड करें तो सामान्य तौर पर दो कैटेगरी के जीव होते हैं, दैट इज द नर, मेल और मादा। कुछ अपवाद स्वरूप एक तीसरे जेंडर के भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, बट दे आर नॉट कंसीडर एज द न्यूट्रल जेंडर, या उनको सामान्य भाषा में आप नपुंसक कह सकते हैं, होते हैं। तो ये दो कैटेगरियां हैं मुख्य रूप से, नर और मादा। तो नर और मादा का निर्धारण कैसे होगा, क्या प्रक्रियाएं हैं अलग अलग तरह के जीवों में। तो आनुवंशिक प्रक्रिया है, यह गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स, जीन्स और हार्मोन्स के जटिल संयोजन से नियंत्रित होता है। ये तीन फैक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, जीन्स आ रहे हैं और इनके बाद जो नाम आ रहा है हार्मोन्स का आ रहा है। सॉरी। तो ये
हम इस स्ट्रक्चर को, इन तीनों टर्म्स को, एक टर्म्स तो हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा है। गुणसूत्र दैट्स द क्रोमोजोम्स और जीन्स, क्रोमोजोम्स एंड जीन्स के बारे में डिटेलिंग हम जब आगे चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो डीएनए से जब कहानी शुरू होगी। एक्चुअल में इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बेस में जो स्ट्रक्चर है वो तो डीएनए ही है। तो जब डीएनए को एक्सप्लोर करेंगे तब और बातें क्लियर हो जाएंगी कि जटिल संयोजन से नियंत्रित होती हैं। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। लिंग निर्धारण जीवों में नर और मादा के बीच अंतर करने वाली आनुवंशिक प्रक्रिया है। क्या डिफरेंशिएशन होगा, कैसे होगा और उन पर इंपैक्ट किसका है, तो ये गुणसूत्रों, जीन्स और हार्मोन्स के जटिल संयोजन से नियंत्रित होती है। पहला दे रहा है गुणसूत्रीय आधार, विशेष गुणसूत्र जोड़े लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब हम डायरेक्ट बात करना शुरू करें। हम लोग क्लास 10th से ही इस बात को समझते आ रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो हम जान रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन की जब बात मनुष्य में की जाती है, मानव में, तो मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है का आधार क्या है, क्रोमोजोम्स है। और उन क्रोमोजोम्स के एक विशेष पैटर्न में जुड़ने की वजह से नर और मादा बनते हैं। हम जान रहे हैं यहाँ पैटर्न जो है XX और XY का केस है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात आ जाएगी। तो विशेष गुणसूत्र जोड़े लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा क्या बता रहा है, जीनी नियंत्रण, जीन्स भी इंपैक्ट डालते हैं। एक्चुअल में जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र की संरचना में जीन्स का बहुत बड़ा योगदान है। जीन्स स्पेसिफिक लोकेशन पे लोकेट होते हैं क्रोमोजोम्स के, और वो अपना इंपैक्ट करते हैं। हमने मेंडल्स के इंपैक्ट में, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में ये सारी बातें देखी थी। सॉरी। तो ये दो आधार हमको दिए गए हैं। इसमें एक टॉपिक छूट रहा है, विकासवादी महत्व। लिंग निर्धारण प्रजाति के विकास और अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दो चीजें इसमें दिखा रहा है। इवोल्यूशन जो होता है, किसी भी जीव का जो इवोल्यूशन होता है आसपास के भौगोलिक वातावरण के साथ, उसमें वो कैसे अपने आप को सरवाइव करके इवॉल्व हो, तो इसकी बात होती है। और उस इवॉल्व होने में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो कैसे एडाप्ट करता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर वातावरण में, वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करता है, एडाप्ट करता है, एडजस्ट करता है। दैट इज मस्ट फॉर द सर्वाइवल। उसको सर्वाइव होने के लिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है। अब मानव में XY प्रकार का लिंग निर्धारण, ये कंफर्म है, हम लोग पहले से जानते हैं। फिर वही बात यहाँ रिपीट की जाएगी कि मानव में जो क्रोमोजोम्स का डिटर्मिनेशन है, वो डिटर्मिनेशन किस आधार पर है, सॉरी क्रोमोजोम्स मैं बोल रहा हूँ, सेक्स का डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है किस तरह का है, तो XY टाइप, X और Y ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब ये XY का क्या खेल है, XX गुणसूत्र क्रोमोजोम्स, मादा में 2X गुणसूत्र, समरूप गुणसूत्र और एस्ट्रोजन हार्मोन, जो 3 पॉइंट्स दिए गए थे। हमको कौन कौन से पॉइंट मिले थे, फिर से इसको रिपीट कर लें। एक मिला हमको गुणसूत्र,
गुणसूत्र, उसके बाद क्या हुआ, जीन्स की बात आई थी, और जीन्स के साथ साथ कौन सा तीसरा पॉइंट दिया गया था, तो हार्मोन्स दिए गए थे, तो हार्मोन्स की बात। अब इन तीनों के बारे में यहां दिया है 3 पॉइंट। 2 एक्स गुणसूत्र अगर मादा है तो उसमें 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। वजह क्या है कि मनुष्य एक डिप्लॉयड टाइप का ऑर्गेनिज्म है, जीव है, जिसमें कि हमेशा गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। ठीक है। दूसरा दिया है समरूपी है, होमोलोगस है, गुणसूत्र जो है वो होमोलोगस है। तीसरा क्या इंपैक्ट आता है कि इनकी वजह से यहाँ एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जो कि फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स को, मादा के लक्षणों को विकसित करते हैं। ठीक इसके विपरीत मनुष्य जाति में जो नर होता है, इसमें गुणसूत्र जब होते हैं तो एक्स वाई प्रकार के होते हैं, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है। अब इन एक्स और वाई की वजह से ये क्या है, विषम युग्मक रूप गुणसूत्र है, ये होमोजाइगस है। इसको अगर हम कहते हैं कि होमोजाइगस, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। मेल जो है वो क्या है, वो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। तो ये जो भिन्नता है क्रोमोसोम्स में, एक इसमें है तो नर में है, और यहाँ हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। तो ये कंडीशन होती है कि हमारे यहाँ मनुष्यों में जब हम बात करेंगे तो मादा जो है उसका क्रोमोसोम XX होगा, और जब नर होगा तो उसके क्रोमोसोम्स X और Y होंगे। और सामान्य तौर पर जब इसकी बात की जाए तो ये दोनों क्या हो गए, P हो गए पेरेंट्स, और इनके बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के पहले क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो इसके 2 युग्मक बन गए X और X। इसके दोनों जो युग्मक बने मादा के केस में, तो दोनों किस तरह के बने, एक तरह के ही बने। यहाँ जो युग्मक बनेंगे नर के, तो एक युग्मक X बनेगा, दूसरा वाला Y बनेगा, X एंड Y। अब इनके बीच अगर क्रॉस कराया जाता है तो ये होगा गैमेट्स, गैमेट्स कहिए या हिंदी में लिख लीजिए युग्मक, युग्मक होंगे। अब जब इनमें क्रॉस कराया जाएगा तो स्थिति क्या होगी, एक ये नर का युग्मक है, ये मादा के युग्मक से क्रॉस किया, तो एक X और ये X दोनों क्या हो गए, X एंड X। ठीक है। अब मादा के दूसरे युग्मक को भी नर के युग्मक से हम क्रॉस कराते हैं, तो कंडीशन क्या हो रही है, X एंड X। ठीक है, एक संतति और ये दूसरी संतति हो गई। क्लियर हो गया। नर के एक युग्मक से इसके दोनों युग्मकों को हमने क्रॉस करा लिया। अब ठीक इसी तरह मादा के दूसरे युग्मक से नर के दूसरे युग्मक को क्रॉस कराते हैं तो क्या कंडीशन आएगी, X एंड Y। फिर मादा के दूसरे युग्मक को लिया हमने और नर के युग्मक से क्रॉस कराया तो X एंड Y। ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत पहले ही समझ लिया होगा। मुझे लगता है कि अगर आप इंटरेस्टेड रहे हो, पढ़े हो, तो क्लास 10th में भी इतनी बातें बताई गई हैं। अब ये कंडीशन क्या है, 4 संततियां हुई। 4 संततियों में हम क्या देख रहे हैं कि 2 मादा हैं और 2 नर हैं। तो क्या चांसेस हैं, 50-50 के चांसेस हैं। अब इस 50-50 में
की रोल किसका है, पाइवोट रोल किसका है? तो पाइवोट रोल अगर हम देखें तो हम बिल्कुल क्लियर ये कह सकते हैं कि लिंग के निर्धारण में इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। नर का, मेल गैमेट्स दो तरह के हैं, इस वजह से मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। यहां एक बात और क्लियर कर दूं, आप अपने आस पड़ोस या समाज में सुना होगा कि बहुत सारे दंपतियों में अगर किसी दंपति को लड़के नहीं होते, उसको लड़कियां होती हैं, तो उस कंडीशन में स्त्री को दोष दिया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल आप क्लियर कर लें कि कभी भी लिंग के निर्धारण में मनुष्यों में मादा की कोई भूमिका नहीं होती। लिंग के निर्धारण में पुरुष की भूमिका होती है और उसके शुक्राणु, ये जो शुक्राणु बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, युग्मक जो बनेंगे शुक्राणु, इनकी भूमिका होती है कौन सा शुक्राणु अब इन दोनों से मादा के किसी अंडे के साथ निषेचन कर लेता है, ये नहीं कन्फर्म है, ये लक बाई चांस है। लेकिन डिटरमाइनिंग कौन है? डिटरमाइनिंग की जब बात आएगी तो ये नर ही डिटरमाइनिंग होता है मनुष्यों में लिंग के निर्धारण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, दिखाई पड़ गया कि मानव में पुरुष विषम युग्मजी और महिला समयुग्मजी होती है, ये तो ठीक है, ये बात खत्म है। एक पॉइंट और आता है, वाई क्रोमोसोम गुणसूत्र पर SRY जीन नर विकास के लिए जिम्मेदार है। ये SRY आप समझ लो, तो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, ये पूरा नाम हो रहा है। ये बता रहा है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्पॉट्स होते हैं, जो स्पेसिफिक जीन्स हैं, वो जीन्स सेक्स डिटरमाइनिंग रोल परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, फीटस बनता है, तो वहाँ जो डिफरेंशिएशन होगा, उस डिफरेंशिएशन में इस SRY जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नोट कर लीजिएगा, स्पेसिफिक पॉइंट है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नीट में ही क्वेश्चन पूछा गया है SRY का डिस्क्रिप्शन। तो SRY जीन ये स्पेसिफिक फीचर है। अब इसका आउटलाइन डायग्राम अगर हम बना रहे हैं, मानव लिंग निर्धारण की आनुवंशिक क्रिया यहां दिखा रहा है, तो बातें वही हैं जो हम लोग देख के आ चुके हैं, जिसकी बात हम कर चुके हैं। फिर भी देख लेते हैं। युग्मक निर्माण, गैमेट फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। गैमेट बिना बने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना नहीं है। अब क्या बता रहा है कि मादा के केस में जब भी मादा है तो वहां पर जितने भी युग्मक बनेंगे, जितने भी अंडाणु बनेंगे, ओवम बनेंगे, वो कैसे हैं? एक्स क्रोमोसोम बियरर होंगे। जबकि पिता या मेल में दो तरह के शुक्राणु बनेंगे। स्पर्म फॉर्मेशन जो होगा 50% स्पर्म क्या होंगे? एक्स क्रोमोसोम बियरर, एक्स क्रोमोसोम बियरर, और 50% स्पर्म जो होंगे वाई क्रोमोसोम बियरर होंगे।
वाई क्रोमोजोम बियरर, ये कंफर्म हो गया। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन में एक्स वाला स्पर्म मिल जाता है इस मादा के तो स्त्री बन जाएगी, वाई वाला मिला तो वो पुरुष बनेगा। दैट इज द 50-50% एक्स एंड एक्स वाई का रेशियो आता है। वही चीजें हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आसान होगा तुम्हारे लिए। युग्मक निर्माण 50% एक्स पुरुष में और 50% वाई युग्मक, महिला में 100% एक्स युग्मक। निषेचन परिणाम 50% संभावना एक्स एक्स, 50% संभावना एक्स वाई, 50-50 के चांसेस हैं। अब उस 50-50 के चांसेस में कौन सा स्पर्म कब ओवम से फर्टिलाइज कर रहा है, दैट्स द लक बाई चांस। इसका कोई पीरियड डिटर्मिनेशन फैक्ट नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य, पिता का योगदान संतान के लिंग निर्धारण में निर्णायक होता है, ये बात हम कर चुके हैं हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पक्षियों में लिंग निर्धारण और पक्षियों में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पर हम बात करेंगे तो बिल्कुल विपरीत कहानी आएगी। हमने अभी कहा था मनुष्यों के केस में कि पिता लिंग निर्धारण करता है, लेकिन अब पक्षियों में जितने भी बर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट बर्ड्स के केस में लिंग निर्धारण मादा करती है, और मादा यहाँ पर हेट्रोजाइगोटिक होती है और नर जो होता है वो होमोजाइगोटिक होता है। इसमें एक ही समान क्रोमोसोम्स होंगे, जबकि मादा में दो तरह के होंगे। देखिए पढ़ सकते हैं, पक्षियों में विपरीत प्रणाली। तो एक बात यहाँ, एक आंसर आपके पास हो गया। दो चीजें, आप अगर मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझ चुके हो तो पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आप बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या करना है, सिर्फ ये सोच लेना है कि यहाँ पर उल्टा है, मनुष्यों में नर है तो पक्षियों में मादा लिंग निर्धारित करती है। पक्षियों में लिंग निर्धारण मानव से बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ मादा विषम युग्मजी होती है, हेट्रोजाइगोटिक होती है। कंडीशन क्या होती है, जेड जेड क्रोमोसोम्स मेल में होते हैं, समरूप गुणसूत्र होंगे और होमोगैमेटिक कंडीशन है लिंग। जबकि मादा में जेड डब्ल्यू विषम रूप गुणसूत्र होते हैं, हेट्रोगैमेटिक होता है। तो अगर मेल है तो वो जेड जेड होगा, फीमेल है तो वो क्या होगी, जेड डब्ल्यू होगी। तो ठीक मनुष्यों के विपरीत ही जब इनको डिस्क्राइब हम करेंगे, इनकी बातें करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ जेड जेड हो जाएगा, ये जेड जेड हो जाएगा, ये कंडीशन क्या होगी, जेड डब्ल्यू जेड डब्ल्यू। यहाँ भी 50-50 है, लेकिन यहाँ डिटरमाइनर कौन है, तो यहाँ पर फीमेल डिटरमाइनर है, न कि मेल है। ठीक है, तो ये हो गया पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया इस तरह से होती है। अच्छे, ये सिर्फ पक्षियों में ही नहीं होती, कुछ रेप्टाइल्स और बटरफ्लाई में भी यही पाई जाती है प्रक्रिया। याद कर लेंगे, बर्ड्स, बटरफ्लाई एंड फ्यू रेप्टाइल्स, ये आप नोट कर लेंगे। कौन सा पैटर्न है, तो जेड डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है। वेयर इज द फीमेल
is the determiner of the sex of progeny। संतति के लिंग के निर्धारण के लिए मादा जिम्मेदार है। वही फ्लो चार्ट यहाँ दिखाया गया है। जेड और डब्ल्यू युग्मक, मादा से जेड एंड डब्ल्यू, नर से केवल जेड। लिंग निर्धारण मादा जिम्मेदार होती है। संततियां जो होंगी 50% मेल होंगी, 50% फीमेल होंगी। कोई बड़ी इसमें नई बात नहीं है, इन बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चार्ट जो देख रहे हैं यहाँ पर भी वही बातें बताई जा रही है कि मादा जेड डब्ल्यू 50% जेड युग्मक और 50% डब्ल्यू युग्मक। नर में 100% जेड युग्मक होंगे और संतति जो होंगी प्रोजेनी जो होंगी 50% मेल होंगी और 50% फीमेल होंगी। बस एक लाइन आपको याद करना है, पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए सिर्फ एक लाइन याद करना है कि इसमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है वह मनुष्यों के ठीक विपरीत होती है। क्रोमोसोम्स के जो टाइप हैं जेड एंड डब्ल्यू हैं। जेड एंड डब्ल्यू मादा में होते हैं। मादा में जो अंडाणु बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे। नर के जितने भी शुक्राणु होंगे वो सिर्फ एक टाइप के होंगे, वो जेड बियरर होंगे, और मादा के जो अंडाणु होंगे वो जेड एंड डब्ल्यू टाइप के होंगे। और यह प्रक्रिया सिर्फ पक्षियों में ही नहीं, तितलियों में तथा कुछ सरीसृपों में, रेप्टाइल्स में भी पाई जाती है। और यहाँ पर मादा लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब कहानी शुरू हो रही है, बिना बाप का बेटा। शुरू में बात किए थे ना कि यहाँ हम जब चलेंगे तो इस सेक्स डिटर्मिनेशन में ऐसी कहानी भी है कि बिना बाप के बेटे की अस्तित्व यहाँ दिखता है। कैसे देखते हैं, आइए। मधुमक्खी में हैप्लोडिप्लॉयड लिंग निर्धारण। हैप्लोडिप्लॉयड पहले समझ लेते हैं क्या है। हैप्लॉयड कंडीशन, दैट इज द हैप्लो डिराइव्ड फ्रॉम द हैप्लॉयड। डिप्लॉयड दैट इज द डिप्लॉयड। तो ये पूरा नाम लिखा है। अब जो कंडीशन होती है सामान्य तौर पर उच्च कोटि के जीवों में, तो हम लोग जानते हैं ये है कि मोस्टली जो जीव है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। द्विगुणित, हिंदी में अगर कहें तो उसको कहते हैं द्विगुणित क्रोमोसोम्स की स्थिति। जैसे है ना हमारे मनुष्यों में कि जोड़े में क्रोमोसोम्स होते हैं। थोड़ा सा और बात कर लें, क्या मनुष्यों में जैसे हम बात करते हैं तो कितने हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारे यहाँ 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं। गुणसूत्र है, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर कितना है, 46 है। अब इसमें थोड़ा सा और देखो, इसमें से हम जानते हैं फर्स्ट टू 22nd क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स ये फिजिकल अपीयरेंस को डिसाइड करते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसमें जो 23rd नंबर का क्रोमोसोम होता है, 23rd नंबर का क्रोमोसोम, इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। और इसी सेक्स क्रोमोसोम की हम लोगों ने अभी बात की, एक्स और वाई क्रोमोसोम, जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है। ये कंडीशन है हमारे यहाँ। अब यहाँ क्या केस है, यहाँ पर जो बटरफ्लाई हनी बी का जो केस है, मधुमक्खियों की जब कहानी है, तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल विपरीत है। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की सेट
हैप्लॉयड की जब बात होगी तो यहाँ पर सिंगल होगा सेट और यहाँ पर डबल होगा, डबल 2 सेट होंगे क्रोमोसोम्स के, ये बात है। तो ये वाली कहानी है। और इस कंडीशन में क्या होती है कि मादा और रानी श्रमिक जो भी फीमेल है, सीधा से सुन लो पहले, जो भी फीमेल होंगी वो डिप्लॉयड होती हैं। उन फीमेल में कौन आती है? क्वीन आती है और लेबर आते हैं, रानी मक्खी और श्रमिक जितने भी वर्कर्स हैं। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन होती है। 2n, इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो है 32 है। 32 बोले तो दैट इज द 60 पेयर्स, 16 जोड़ी क्रोमोसोम्स की होती है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इनका जो डेवलपमेंट है निषेचित अंडे से उनका डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होगा जो भी अंडे होंगे। अब यहाँ हम कंडीशन लेते हैं कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो इसमें 16 क्रोमोसोम्स तो फीमेल के होंगे और प्लस 16 मेल के होंगे। इसको इंडिकेट कर रहे हैं हम, फीमेल और ये है मेल हमारा, ठीक है। तो ये तो तय है। जो गैमेट्स होंगे, युग्मक होंगे, तो उस युग्मकों में 16 क्रोमोसोम मेल के हैं, 16 फीमेल के। अब इनका फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये टोटल कितना हो जाएगा? 32 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये कंडीशन होगी मादा की। दोहरा गुणसूत्र सेट। अब इनमें फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रानी, क्वीन और वर्कर्स में डिफरेंशिएशन कैसा होता है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है दैट डिफरेंशिएशन इन्वायरमेंटल होता है, फीडिंग के बेस पर होता है। अभी इसकी बात हम लोग करेंगे आगे। अब मेल का केस, जो ड्रोन है दैट इज द हैप्लॉयड यन। इट मीन्स यहाँ की यही कहानी है। यहाँ क्या है कि अगर मादा के ये 16 क्रोमोसोम्स वाला अंडाणु आया तो अब इस अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। इस बात को गांठ बांधो कि देयर इज नो एनी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होने के बावजूद भी और निषेचित अंड से जो विकास हो जाता है और एकल गुणसूत्र सेट होता है तो उस कंडीशन में ड्रोन डेवलप होते हैं। और इस प्रक्रिया का नाम पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। आप याद कर लो, नोट कर लो कहीं कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। हिंदी में भी पार्थेनोजेनेसिस ही कहेंगे। पार्थेनोजेनेसिस वह प्रक्रिया होती है कि जहां पर बिना निषेचन के ही नए जीव का विकास हो जाता है। ये एक स्पेशल फीचर है, कुछ जंतुओं में पाया जाता है। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लिख लो। इज इट क्लियर? अब क्या होगा? अब मधुमक्खी कॉलोनी में नर और मादा का विकास। तो विकास की अगर हम बात करें तो विकास क्या है? मधुमक्खी का लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल में जब शुरुआत कहाँ से हो रही है? रानी अंडे देती है। अब ये एग जो देगी
ये दो तरह की होगी, फर्टिलाइज्ड भी होंगे और अनफर्टिलाइज्ड भी होंगे, नॉन फर्टिलाइज्ड भी होंगे। तो जो निषेचित होंगे, फर्टिलाइजेशन जिसमें हुआ, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया हुई, फर्टिलाइजेशन जहां हुआ, निषेचन जब वहां हुआ, निषेचन जब हुआ तो क्या होगा, डिप्लॉयड हो गए। डिप्लॉयड होंगे तो डिप्लॉयड की कंडीशन में फीमेल बनी, और फीमेल जब बनी तो फीमेल का जो डेवलपमेंट है अब वो डिफरेंट टाइप का होगा। कंडीशन क्या होती है कि जो कुछ जो लार्वा डेवलप होंगे, प्यूपा और एडल्ट, कंडीशन यही है, 4 स्टेजेज में होते, एग, लार्वा, नेक्स्ट वन दैट इज द प्यूपा, एंड देन आफ्टर द एडल्ट। यही साइकिल है, ये साइकिल चलेगा, एग में से लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। अब एग में यहां पर बाइफर्केशन हो जा रहा है, एग में कुछ फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड, और कुछ नॉन फर्टिलाइज्ड है। तो ये जो नॉन फर्टिलाइज्ड है, अनफर्टिलाइज्ड जो है, वो क्या हो जाएंगे, वो मेल हो जाएंगे, ये मेल होंगे, ये ड्रोन हो जाएंगे। बाकी जो है उनका डेवलपमेंट फीमेल फॉर्म में। अब फीमेल फॉर्म में क्या होता है कि कुछ को जब डेवलपमेंट के प्रोसेस में रॉयल जेली से फीडिंग होती है, उनके कॉम्ब में, अभी हम देखते हैं डायग्राम, कॉम्ब में जो पहले से वर्कर्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो फीडिंग का काम कराती है। तो उस फीडिंग का काम कराने के दौरान सबको वो रॉयल जेली नहीं देती खाने को, तो जिनको रॉयल जेली मिलता है वो क्वीन फॉर्म में डेवलप हो जाती हैं, और जिनको रॉयल जेली नहीं मिलता वो वर्कर्स हो जाती हैं, वो स्टेराइल हो जाती हैं, एक तरह से कहा जाए। तो ये साइकिल है। अब इसमें आगे फिर वही समराइज किया जा रहा है, वही कहानी है हमारी। कौन सी कहानी, रानी मधुमक्खी अंडे देती है, बहुत बढ़िया बात है भाई, लेकिन निषेचित और अनिषेचित, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज, निषेचन नहीं हुआ तो ये क्या हुए, अनिषेचित वाले मेल होंगे, जो निषेचित वाले होंगे वो फीमेल होंगी। और अब ये फीमेल फिर 2 कैटेगरी में बढ़ती हैं, क्वीन एंड वर्कर्स। मेल जितने हैं सबके सब मेल हैं, ड्रोन कहे जाते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टेड टॉपिक क्या, पॉइंट क्या है, नर मधुमक्खी के पास पिता नहीं होता लेकिन दादा होता है। जब जीन्स की हम बात करेंगे तो जीन्स की बात जब हम कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इनका डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज्ड से होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग, क्या कहेंगे, अनिषेचित अंडे से हो रहा है, अनिषेचित अंडे से उनका डेवलपमेंट हो रहा है। किसका, तो मेल का हो रहा है। तो अनिषेचित अंड हो रहा है तो इनके पास पिता कहाँ है, पिता तो है नहीं, बट जो उसकी मदर है, मदर का जो डेवलपमेंट हुआ वो डिप्लॉयड है, यानी कि उसने अपने फादर का लिया है। तो यहाँ जो दादा शब्द लिखा है इसको मैं क्रॉस करता हूं और यहां पर आप लिखोगे नाना, क्योंकि नाना का रिलेशन मैटरनल के साइड से होता है, और दादा का शब्द अगर यूज किया जाता है तो पैटर्नल टाइप साइड से आता है। तो उस निषेचित अनिषेचित नर मधुमक्खी के पास पिता नहीं होता लेकिन नाना होता है। ठीक,
अब आइए इसको कंपेयर कर लेते हैं समराइज करके। तीनों प्रकार के लिंग निर्धारण की तुलना, सारी बातें हम लोग रिपीट कर रहे हैं। विशेषता क्या है? मनुष्यों में ये नर विषमयुग्मजी होता है और पक्षी में नर समयुग्मजी होता है, बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है। मधुमक्खियों में नर हैप्लॉइड होता है। एक बात यहाँ और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो मियोसिस सेल डिवीजन की बात होती है कि गैमेट्स फॉर्मेशन में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन की बात, तो अर्धसूत्री विभाजन का यहाँ पर अभाव होता है। इसमें इन मधुमक्खियों में नर के केस में मादा समयुग्मजी, पक्षियों में मादा विषमयुग्मजी है और यहां पर मादा कैसी है? तो डिप्लॉयड है, ठीक। जबकि इस मादा में मियोसिस होगा, जब भी इसके गैमेट्स बनेंगे तो यहां पर मियोसिस होना है, यहां नहीं होना है नर में। अब लिंग निर्धारण पुरुष, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो मनुष्यों में पुरुष होगा, पक्षियों में मादा है और मधुमक्खियों में क्या है? तो निषेचन की प्रक्रिया। अगर निषेचन हुआ तो मादा हो गई, अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो नर है। तो ये समरी हम लोगों ने देखा। और ये 50%, हाँ एक रेशियो है और आप नोट कर लीजिए, 50% नर और मादा का अनुपात मानव और पक्षियों में, ये तो क्लियर है। यहां क्या रेशियो है? ड्रोन एंड लेबर, यानी कि मेल, ड्रोन बोले तो मेल नर और लेबर बोले तो वर्कर्स। एक कॉलोनी में एक जनरल रेशियो जो होता है, नर मधुमक्खियों की तुलना में वर्कर्स की संख्या 8 गुनी होती है और एक पर्टिकुलर हाइव में मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही क्वीन एग्जिस्ट करती है, एक ही रानी मक्खी होती है। एक चीज यहां और समझ लो कि छोटे जीवों में 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास बड़े इंटरेस्टेड हैं जिनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत गजब का होता है। इसमें एक नाम तो मधुमक्खी का होता है और दूसरा नाम होता है चींटियों का, एंड्स। इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन की जब बात हम करेंगे तो वेल ऑर्गेनाइज्ड इनकी लाइफ होती है। टॉपिक आएगा तो हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट, अब समराइज करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। कंक्लूजन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखते हैं। लिंग निर्धारण का विकासवादी महत्व। विभिन्न प्रजातियों में लिंग निर्धारण की अलग अलग प्रणालियां विकास की अद्भुत विविधता को दर्शाती है। जो इवोल्यूशन के क्रम में, इवोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व, सबसे ज़्यादा विकसित जीव है। छोटे जीव जब हम नीचे चले जाते हैं प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में आते हैं, तो यूकैरियोट में प्रोटोजोआ से जब कहानी शुरू होती है तो धीरे धीरे इवोल्यूशन की साथ साथ अलग कैटेगरी, जो हम क्लासिफिकेशन में इसकी बात की है, तो अलग अलग टाइप्स, अलग अलग पैटर्न डेवलप हैं और उसके हिसाब से जीवों का में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। क्या है? पहला, आनुवंशिक विविधता। प्रत्येक प्रणाली अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। जितने भी पैटर्न्स हैं वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करके डेवलप हुई है। प्रजनन रणनीति लिंग निर्धारण प्रजातियों की प्रजनन सफलता को प्रभावित करती है। कितने सक्सेसफुल होंगे, किस तरह से प्रोडक्शन होगा, इसको इम्पैक्ट डालता है। तीसरा, वैज्ञानिक अनुप्रयोग। चिकित्सा और कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है और हम लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारी जो हमारे लिए
खाद्य पदार्थ या सीधे कहें कि विभिन्न प्रकार के पौधे हम लोग मॉडिफाइड करके उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करके उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज करके उनको ज़्यादा उपयोगी बना के हम अपने प्रयोग में लाते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा तुम लोगों को कि हम जानते हैं कि सामान्य तौर पर डिप्लॉयड कंडीशन में जीव होते हैं। जब पौधों की हम बात करते हैं तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ ट्रिप्लॉयड कंडीशन होता है। गैमेट्स बनता है, गैमेट्स के साथ कुछ और बनता है। मैं ये तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ। वहाँ ट्रिप्लॉयड 3n की बात आती है। अब 3n नाम का कौन सा स्ट्रक्चर बनता है प्लांट्स में? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के क्रम में, निषेचन के क्रम में कौन सी संरचना 3x वाली होती है, ट्रिप्लॉयड होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं। एक कंडीशन होती है हेक्साप्लॉयड 6n, हेक्साप्लॉयड। जो गेहूं की फसल हम आज उगाते हैं, गेहूं जो है वो एक मॉडिफाइड कैटेगरी है, इसका टाइप है, स्पीसीज है, जो कि ट्रिटिकम ये 6n होता है, हेक्साप्लॉयड ही होता है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसी के साथ आज की बातें यहीं खत्म होती हैं। इस लाइन के साथ प्रकृति में लिंग निर्धारण की विविधता जीवन की अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। क्या एडाप्टेशन है, कितना ज़्यादा इवॉल्व होता है जीव, इन सब के पीछे सेक्स डिटर्मिनेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।